आइए दोस्तों शुरू करते हैं घटना चक्र जीव विज्ञान। इसमें आज हम जैव विकास देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई है, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री A.I. ओपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद मेटेरियलिस्टिक थ्योरी के नाम से प्रस्तुत की, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी है। तो सवाल आएगा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं A.I. ओपेरिन। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं A.I. ओपेरिन। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। तो इनके प्रमुख तथ्य हम देख लेते हैं। जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, हेट्रोट्रोपिक एवं अवायवीय एरोबिक थे। तो जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियोप्रोटीन्स के वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी, हेट्रोट्रोपिक एवं अवायवीय एनारोबिक थे। दूसरा, 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने। तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व क्या बने? प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। तीसरा, स्वपोषी अधिजीव वर्तमान के नीले हरित शैवाल जैसे थे। चौथा, लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई और 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीवन जगत के सारे जीव जीवाणु के अलावा बने। प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी। तो प्राचीन जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस क्या थी? या तो नगण्य थी या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन CH4, अमोनियम NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। तो प्रारंभ में मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें उपस्थित थी, जबकि ऑक्सीजन गैस या तो नगण्य थी या अनुपस्थित थी। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत को हम देखेंगे। तो जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात डिसेंट विथ चेंज और मॉडिफिकेशन, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। तो जैव विकास क्या है? तो निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति को हम कहते हैं जैव विकास। लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत की कर अपने सिद्धांत दिए। तो इनमें से वैज्ञानिक लेमार्क थे, चार्ल्स डार्विन थे और ह्यूगो डी ब्रीज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। तो आइए हम देखते हैं लेमार्कवाद, लेमार्किज्म। तो ये जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया। तो पहला तर्क संगत सिद्धांत लेमार्क ने ही प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक
वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेमार्क द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था। तो इसमें इन्होंने जैव विकास के बारे में तर्कसंगत उदाहरण दिए थे। इनकी बुक का नाम है लेमार्कवाद, और लेमार्क की बुक कौन सी है? फिलॉसफी जूलॉजिक। इसे लेमार्क सिद्धांत या लेमार्कवाद कहते हैं। तो इसी को ही लेमार्क सिद्धांत और लेमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है? बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा है वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरा है अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, अर्थात इफेक्ट ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन। चौथा है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। लेमार्कवाद को हम क्या कहते हैं? लेमार्कवाद को ही हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। अर्थात लेमार्क का कहना है कि जिन अंगों का प्रयोग अधिक होता है वो सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, जबकि जिन अंगों का प्रयोग कम होता है वो धीरे धीरे निष्क्रिय और लुप्त हो जाते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांग का अभाव। इन्होंने उदाहरण क्या दिया? उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सर्पों में टांग का अभाव होना, ये अधिक प्रयोग और कम प्रयोग किए जाने वाले अंगों के ये उदाहरण हैं। तो ऊंचे वृक्षों की पत्तियों खाने के लिए अगली टांग व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हो गई। जिराफ की ऊंचे वृक्ष की पत्तियां खाने के लिए अगली टांग व गर्दन की अधिक उपयोग करने से इनकी लंबाई क्या हो गई? अधिक हो गई। घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों का लंबाई कम हो गया, और इनकी लंबाई, टांगों की लंबाई क्या हो गई? कम हो गई, घास को खाने के चलते। तो लेमार्कवाद के अनुसार अंगों के उपयोग और अनुपयोग का प्रयोग जिराफ के उद्विकास क्रम का ये रेखा चित्र है। अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग क्या हो गए? लंबे हो गए, अर्थात जिराफ की गर्दन क्या हो गई? लंबी हो गई, और अगली टांग इनकी क्या हो गई? घास खाने के चलते अगली टांग इनकी छोटी हो गई। अगला हम देखेंगे डार्विनवाद। वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डार्विन, ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। तो कहाँ के थे? ये इंग्लैंड के थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विनवाद को ही थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनकी किताब कौन सी है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। तो इनका सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला क्या है? जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति, ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। जीवन संघर्ष अर्थात स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागति, वेरिएशंस एंड देयर इनहेरिटेंस। और चौथा है योग्यतम की अतिजीविता, अर्थात सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट या प्राकृतिक चयन। अगला देखेंगे उत्परिवर्तनवाद, म्यूटेशन थ्योरी। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री बोटनिस्ट हुगो डी ब्रीज ने दिया। तो उत्परिवर्तनवाद अर्थात म्यूटेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? हुगो डी ब्रीज ने किया। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथोरा लेमार्कियाना, ओनोथोरिया लेमार्कियाना नामक पौधे पर किया। तो इन्होंने अपना जो प्रयोग किस पर किया? तो सांध्य प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लेमार्कियाना पौधे पर किया। इनके अनुसार नई जाति स्पीसीज की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट या
एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। तो इनके अनुसार जो नई जाति का जो उत्पत्ति होती है एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तन के फलस्वरूप होती है, अर्थात म्यूटेशन के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती अर्थात म्यूटेंट कहलाता है। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक कड़ी कनेक्टिंग लिंक था। तो सरीसृप और पक्षियों के बीच कनेक्टिंग लिंक कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स था, जिससे सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे क्लॉज थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। तो इसके जो अगले पाद थे वो क्या थे? पंखों के रूप में रूपांतरित हो चुके थे, जिसके कारण यह पक्षी था। युगलीना को पादप एवं जंतु के बीच का संयोजक कड़ी माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। युगलीना को मानते हैं पादप और जंतुओं के बीच संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक है पादप और जंतुओं के बीच। जबकि ये कौन था? आर्कियोप्टेरिक्स क्या था? ये था सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच कनेक्टिंग लिंक था, जबकि युगलीना है पादप तथा जंतुओं के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। नियोपाइलिना क्या है? एनेलिडा और मोलास्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नियोपाइलिना क्या है? एनेलिडा और मोलास्का के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। अगला है प्रोथीरिया। प्रोथीरिया निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। तो प्रोथीरिया क्या है? निम्न कोटियों के स्तनियों का ये एक उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बतख चोंची, प्लेटिप्स आदि जीव आते हैं। तो प्रोटोथीरियम के अंतर्गत क्या आते हैं? निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बतख चोंची, प्लेटिप्स आदि आते हैं। सरीसृपों, रेप्टाइल और स्तन यो मैमल के बीच संयोजक कड़ी है। तो प्रोटोथीरिया सरीसृपों और स्तनियों के बीच का क्या है? कनेक्टिंग लिंक है। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे। तो डायनासोर क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोइक महाकल्प में थे। तो सरीसृप थे कौन? डायनासोर। और किस काल में थे? तो मेसोइक महाकल्प काल के थे। मध्यजीवी महाकल्प के तीनों कल्प ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प तथा क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया है। तो मध्यजीवी महाकाल को किस में बांटा गया है? 3 कल्प में, ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प और क्रीटेशियस कल्प। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। मैमथ क्या है? विलुप्त है। यह हाथी एलिफेंट का पूर्वज माना जाता है। तो हाथी के पूर्वज को क्या मानते हैं? मैमथ, जो वर्तमान में लुप्त है। क्रोमैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति सब स्पीसीज होमोसेपियंस फॉसिल मानते हैं। तो मानव जो मनुष्य की जो सीधा जो पूर्वज कौन सा है? क्रोमैग्नन है। आधुनिक मानव की एक उपजाति है होमोसेपियंस फॉसिल्स। क्रोमैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेमी 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेमी थी। तो ये मानव का पूर्वज है। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी। तो डेनिसोवन क्या थी? एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इसकी पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन
विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाईस्टोसीन काल 1.6 लाख वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स थे। आइए इनके आधार पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में उसको हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के मंडल से अनुपस्थित थी? तो हमने देखा था ऑक्सीजन गैस अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें थी वो प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में थी। प्रश्नगत विकल्पों में प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3 एवं कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैस उपस्थित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ कितने वर्ष पहले हुआ था? तो ये लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था पृथ्वी पर जीवन का उद्गम। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवन का उद्गम 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। प्रारंभ में जीव साधारण एवं एक कोशिकीय यूनिसेलर थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरित शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका सेल वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? नीला हरित शैवाल है, ये एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के सतत विकास में सहायक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन पर भी आधारित है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस पर भी आधारित है, सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट पे भी आधारित है। इसका मतलब उपयुक्त सभी पर ये आधारित है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इनकी पुस्तक कौन सी है? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक है डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के एक जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान की नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकासवाद इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इवोल्यूशन को सबसे पहले समझाया लेमार्क ने। जैव विकास इवोल्यूशन परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजी, ये किसके द्वारा लिखी है? फिलोसफिक जूलॉजी लेमार्क द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, उसमें छपा था। इसे लेमार्क सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया?
तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री बोटनिस्ट ह्यूगो डी ब्रीज ने किया। इनके अनुसार नई जाति स्पीशीज की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाले स्पष्ट तथा अस्थायी वंशागत बड़ी विभिन्नताओं उत्परिवर्तन के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उसको म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध प्रिमरोज इवनिंग प्रिमरोज पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो एक का हमारा क्या हो जाएगा? उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। अब विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जैव विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने की थी? और ओपेरॉन अवधारणा, तो सी का 1 हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी बीडल और टेटम ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ओपेरॉन ने किया था जैकब और मोनोड ने। ओपेरॉन अवधारणा किसने प्रस्तुत किया था? जैकब और ओरोन ने, मोनोड ने। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, जबकि विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना की थी, ये किया था आपको बीडल और टेटम ने, जबकि ओपेरॉन अवधारणा किया था जैकब और मोनोड ने। तो आइए इसका हम मिलान देख लेते हैं। उत्परिवर्तन म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रीज ने किया था, जबकि विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने किया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम ने किया था। और ओपेरॉन अवधारणा ये किया था जैकब और मोनोड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का मुख्य कारक क्या है? तो विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वरण यानी नेचुरल सिलेक्शन। जैव विकास एवोल्यूशन का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी जनरेशन में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपी जीनों। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, तो अंगों का अधिक उपयोग करने से अंग ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, या कम उपयोग करने से अंग लुप्त भी हो जाते हैं। तो फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम प्रयोग करते हैं, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं, तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिनका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो चीता के बारे में कहा जाता है कि वो हाल ही में विलुप्त हो गई हैं। प्रश्नगत विकल्पों में चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं क्रो मैग्नोन मनुष्य। तो क्रो मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स सेपियंस मानते हैं। क्रो मैग्नन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेमी 6 फुट लंबा तथा इसकी कपाल गुहा जो 1600 क्यूबिक सेमी थी। शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो डेनिसोवन किस संदर्भ में आता है? तो ये आता है डेनिसोवन एक आदि मानव जाति स्पेसीज है। डेनिसोवन क्या है? एक आदि मानव जाति यानी स्पेसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी।
पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो ये है जुरैसिक युग का सर्वपुरातन एक पक्षी था। आर्कियोपेटेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह क्या था? पक्षी था, क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास ओरिजिन एवोल्यूशन को सिद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच के संयोजक था? तो ये था सरीसृप और पक्षी के बीच का संयोजक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैमथ पूर्वज है किसका है? तो ये हाथी का नेक्स्ट पूर्वज है मैमथ, जो वर्तमान में विलुप्त हो गया है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है, यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर क्या थे? तो ये थे मेजोइक सरीसृप थे डायनासोर। तो डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल थे जो मध्यजीवी या मेजोइक महाकाय इरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों में ट्रायसिक कल्प 3.8 करोड़ वर्ष पूर्व, जुरैसिक कल्प 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व तथा क्रिटेशियस कल्प 7 करोड़ वर्ष पूर्व में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियां व्यापक विलुप्त हो गईं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर रहे तो कहाँ रहे? मेजोइक युग में डायनासोर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों के विकास इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये सबसे पहले था सैलमैंडर, उसके बाद अजगर, उसके बाद कंगारू। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो जीवों का विकास किस प्रकार हुआ? सबसे पहले सैलमैंडर, उसके बाद अजगर, तब फिर कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलमैंडर का विकास काल सबसे पहले 360 मिलियन वर्ष पूर्व था, कंगारू का सबसे बाद में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जैव विकासवाद के सिद्धांत पर। तो वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।